Hi everyone, this is qualitytuition.in. Today we are here to cover chapter 1, class 11 mathematics. So let's start the session. चैप्टर 1 सेट। सो इस चैप्टर के अंदर हमें सेट्स को पढ़ना है। सेट्स होते क्या हैं और कितने टाइप्स के होते हैं और कुछ रूल्स हम पढ़ेंगे इसके रिगार्डिंग। तो मैं पहले डेफिनेशन कवर करता हूँ। Set in simple terms we can say it is well defined collection of objects. ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को हम कई बार एलिमेंट भी बोलते हैं, तो आप यहाँ पे एलिमेंट भी लिख लीजिए। तो जैसा कि मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मेरा एक सेट ए है, ओके, तो उसके अंदर जो एलिमेंट है वो मैं करली ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा ऐसे 1 2 3 4। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं इट इज ए सेट ऑफ 4 एलिमेंट और कलेक्शन ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं एक नया सेट कंसीडर करता हूं लाइक जेड, और उसका मैं एलिमेंट डिक्लेयर करता हूं ए ई आई ओ यू, तो अगेन ये हमारा एक सेट हो जाएगा। इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। सेट के अंदर एलिमेंट इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, फाइनाइट भी हो सकते हैं और नल भी हो सकते हैं। नल का मतलब एक भी एलिमेंट, कुछ भी नहीं, खाली। ठीक है, तो इससे कुछ रूल्स हैं, मैं आपको थोड़ा सा रूल बता देता हूं सेट को लिखने से पहले। रूल नंबर 1, ऑब्जेक्ट शुड बी रिटन इनसाइड करली ब्रैकेट। आपको करली ब्रैकेट का यूज करना है जब भी आप ऑब्जेक्ट्स लिखेंगे। सेकंड, नो रिपीटेशन। आपने अगर कोई एलिमेंट यहां पर सेट के अंदर लिखा है तो आप उसको रिपीट नहीं कर सकते, एक एलिमेंट एक ही बार आएगा। रूल नंबर 3, ऑर्डर डज नॉट मैटर। तो ये हमारे पास 3 रूल है सेट को डिफाइन करने की। तो यहां पर अगर मैं इस सेट को अगर मैं ऐसे लिखता हूं 4 1 2 3, तो ये सेट और ये सेट हमारा इक्विवेलेंट सेट है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है और ऑर्डर यहाँ पे मैटर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, हमारा सेम सेट कंसिडर होगा। ठीक है, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर लेके चलेंगे, टाइप ऑफ सेट्स। तो जो मेरे पास पहला वो है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। ये ग्रीक सिंबल है, तो हम इससे इसको रिप्रेजेंट करेंगे और इसको नल सेट भी कहा जाता है। ठीक है, जो इसके अंदर सेकंड पॉइंट है, ये तो हो गया डिनोटेड बाय फाई। जो इसके अंदर सेकंड पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूं आपको, फॉर एग्जांपल लाइक सेट ऑफ मंथ दैट हैव 32 डेज। अगर मैं कंसीडर करता हूं एक सेट महीनों का जिसके अंदर 32 दिन होते हैं, तो ऐसा कोई मंथ हमारे पास होता नहीं है।
तो इसलिए जो ये सेट है वो एक फाइल है, एम्प्टी सेट है, इसके अंदर कोई भी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट के अंदर हमारे पास फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास सेट है ए, इसको मैं लिख देता हूं इधर 2 4 6 8 10। तो यहां पर मेरे पास फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट है, मेरे पास सिर्फ 5 एलिमेंट है इस सेट में, तो ये हमारा फाइनाइट सेट कंसीडर होगा। ठीक है, थर्ड पार्ट इज इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में हम क्या देखेंगे कि जो सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो सकते हैं वो हमारे इनफाइनाइट सेट के अंदर आएंगे। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर के सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से, जो कि हमारा इक्वल होता है 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। तो ये हमारा जो एग्जांपल है वो है इनफाइनाइट सेट का। इसी तरीके से अगर मैं फोर्थ टाइप कंसीडर करूं जो कि हमारा है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट के अंदर वो सेट माने जाते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक एंट्री होती है। फॉर एग्जांपल let us consider a set A that having only one entry like this 5। तो इस सेट के अंदर सिर्फ वन एलिमेंट है या वन ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा सिंगलटन सेट कंसीडर होगा। अब मैं इसको रफ कर देता हूं। फिफ्थ मेरे पास जो टाइप है वो है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट वो सेट माने जाते हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर मैं कहता हूं मेरे पास एक सेट ए है जिसके अंदर 1 2 3 एंट्री है, और सेट बी है जिसके अंदर मेरे पास एंट्री है x y z, तो आई कैन से A is equivalent to B. Okay, set A is equivalent set with set B. Okay, तो क्योंकि इन दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वल सेट। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में क्या डिफरेंस है? इक्विवेलेंट सेट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए, एलिमेंट अलग हो सकते हैं, बट इक्वल सेट में सेम एलिमेंट होने चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। A इक्वल टू 1 2 3, देन B शुड बी लाइक 2 1 3। यहाँ पर जितने एलिमेंट इसके अंदर है उतने ही एलिमेंट इस सेट B में है, और 1 2 3 इधर है, तो यहाँ पे भी 1 2 3 ही है, सेम एलिमेंट है। तो मैं कह सकता हूं दे बोथ आर इक्वल सेट। ओके, सो ये हमारे कुछ टाइप्स ऑफ सेट थे। अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, आप तब तक इसको नोट कर लीजिए। अब मेरे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है सेट पॉन्स।
मेनली हमारे पास दो फॉर्म होती हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। वन इज रोस्टर फॉर्म एंड सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? जो हमारी रोस्टर फॉर्म है इसके अंदर हम एलिमेंट को लिखते हैं डायरेक्टली, जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं सेट को डिफाइन करने के लिए। तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। रोस्टर फॉर्म मैंने बताया जैसे कि लिस्टिंग एलिमेंट, तो इसके अंदर मैं कोई भी एग्जांपल ले सकता हूं, लाइक सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हमारा सेट ए है जिसके अंदर मैंने एलिमेंट्स को डिफाइन किया है 1 2 3 4 5। जबकि हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी बेस्ड है कि हम डिफाइन करेंगे कि कैसे हम सेट को डिफाइन कर पाएंगे। अगर मेरे को सेम सेट यहाँ पे लिखना है तो उसका रूल कुछ ऐसे होगा, a is equal to curly bracket start, then I just write x, you can pick any variable name x y z p q, x colon x, okay, then after that I can write like such that x is a first 5 natural number। तो यहां पर मैं कह पाऊंगा कि जो मेरे पास सेट ए है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। ठीक है, तो जहां पर भी मेरा x है वहां पे मैं फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कंसीडर कर सकता हूं। ठीक है, तो ये हमारा सेट फॉर्म थी जो हमें पता होनी चाहिए। और इसको हम पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ने का तरीका है x इज ए एलिमेंट सच दैट x इज फर्स्ट 5 नंबर्स। ठीक है, इसको हम सच दैट पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे x इज ए एलिमेंट। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सबसेट्स। सबसेट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका वो कुछ ऐसे है, लाइक a इज ए सबसेट ऑफ b। तो इस लाइन से आप क्या समझेंगे? सेट a इज ए सबसेट ऑफ सेट b if all element of set A are inside set B। ठीक है, तो जैसे कि डेफिनेशन कह रही है कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट है, ठीक है, वो सेट बी के अंदर होने चाहिए, तो हम कहेंगे सेट ए इज सबसेट ऑफ बी। ओके, तो आप ये कंसीडर कर लीजिए ये सेट ए है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, और ये हमारा सेट बी है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट है। तो ये ए बी का सबसेट तभी होगा जब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर होंगे। मैं मैथमेटिकली इसको लिखने की ट्राई करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि सेट ए इज इक्वल टू 1 2, जिसके अंदर दो नंबर मैंने कंसिडर किए हैं, और सेट बी मैं कह सकता हूं 1 2 3। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सेट ए के जितने भी एलिमेंट है वो सभी सेट बी के अंदर हैं। तो मैं यहाँ पे लिख पाऊंगा ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो सबसेट का कॉन्सेप्ट बस इतना सही है। अब एक नई टर्म इसके अंदर मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट में हम क्या कहेंगे? A इज ए सबसेट ऑफ B। ओके, यहाँ पर इसका रिप्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस है? हम सिंपल सबसेट में यहाँ पे इक्वल टू का साइन लिखते हैं, बट यहाँ पे प्रॉपर सबसेट में
ये हट जाता है। ठीक है, इसको मैं अब लिख के दिखा देता हूँ आपको कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे इसको। तो इसको पढ़ेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी कंडीशन ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, ए नॉट इक्वल टू बी। और नंबर ऑफ सबसेट आप कैसे निकालेंगे? अगर आपके पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ एलिमेंट, इन सेट, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट है वो हो जाएंगे हमारे पास 2 की पावर n। 2 की पावर n क्या हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। मैं एक बार आपको एक करके दिखा देता हूँ एग्जांपल से। एग्जांपल, मेरे पास एलिमेंट्स हैं सेट ए के अंदर 1 2 3। तो जो मेरे पास सबसेट होंगे वो होंगे 1 2 3, 1 2 1 3 2 3 1 2 3 और एक हमारा हो जाएगा 5 जो कि नथिंग है। तो अगर मैं इसको कंसिडर करता हूं तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स मेरे पास आए हैं, जो कि मैं यहाँ पे वेरीफाई कर पाऊंगा। n की वैल्यू मेरे पास 3 है क्योंकि मेरे पास 3 एलिमेंट है 1 2 3। तो 2 की पावर n दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 3, तो मेरे पास आंसर आएगा 8। तो मेरे पास टोटल 8 सबसेट आएंगे सेट ए की। ठीक है, मैं इसको अब रख कर देता हूं। अब इस सीरीज में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा पावर सेट। एक बार देख लेते हैं। पावर सेट निकालने का जो तरीका है वो होता है द सेट ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। सेट ऑफ ऑल सबसेट। तो जैसे कि मैंने अभी आपको सबसेट निकाल के दिखाए थे, अगर मैं उन सभी को एक सेट मान लूं तो वो मेरा कहलाएगा पावर सेट। फॉर एग्जांपल, मैं छोटे से एग्जांपल से बताने की कोशिश करूंगा। ए इक्वल टू, इसके अंदर 1 और 2 एलिमेंट है, तो इसके जो सबसेट होंगे वो होंगे 1 2 1 2 एंड 5। नंबर ऑफ एलिमेंट 2 1 2 n इक्वल टू 2। 2 की पावर n हमने अभी देखा, तो 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो मेरे पास सबसेट आएंगे 1 2 3 एंड 4। अगर मैं इन सभी का एक ऐसे सबसेट मान लूं, मतलब ये पूरा एक सेट मान लूं, तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये पावर सेट आ जाएगा इसका, सेट ए का। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक था, मेरे को बताना था आपको। उसके बाद एक नया टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल यू से, और इसमें हम क्या कहते हैं, इट कंटेन ऑल। ओके, यूनिवर्सल सेट मींस इट कंटेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। ओके, नेक्स्ट हमने बताया एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मैं पहले ही बता चुका हूं, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। इसके अंदर हम कंसिडर करते हैं 5 से, 5 एक एलिमेंट है, उसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, 5 मीन्स नथिंग। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के अंदर आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। सेट रिप्रेजेंट बाय सर्कल्स,
जब भी आपको कोई सर्कल दिखे तो आप समझ जाना कि वो एक सेट है, ठीक है। और सेकंड थिंग, यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट बाय रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक यूनिवर्सल सेट मानता हूं, ये मेरा एक रेक्टेंगल है जो कि मेरा एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। इस यूनिवर्सल सेट के अंदर मैं दो सेट कंसीडर करूंगा, ए एंड बी, ठीक है। ये सेट ए है और ये मेरा सेट बी है, ठीक है। तो जैसे ही मैं कंसीडर करूंगा ये सेट ए और सेट बी, तो आप देख पा रहे हो ये यहाँ पे कुछ पार्ट इसका ओवरलैप हो रहा है। इसका मतलब जो भी एलिमेंट्स इट्स कॉमन पोर्शन के अंदर आएंगे वो सेट ए के भी हैं और सेट बी के भी हैं, ठीक है। तो मैं इसी एग्जांपल के थ्रू आपको सेट ऑपरेशन पढ़ाना चाहूंगा कि सेट ऑपरेशन क्या है और सेट ऑपरेशन हम कैसे परफॉर्म करते हैं और कितने टाइप्स के सेट ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। सेट ऑपरेशन, जो हमारे पास पहला सेट ऑपरेशन है वो है यूनियन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल यू से ऐसे, ठीक है। तो अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं ए यूनियन बी, ठीक है, तो ए यूनियन बी मतलब सेट ए और सेट बी दोनों को मिला के जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो आएगा हमारे पास ए यूनियन बी। इट मींस कंबाइन बोथ ए एंड बी, ठीक है। इसके बाद जो मेरे पास सेकंड ऑपरेशन है वो है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को मैं लिखूंगा उल्टे यू से, ठीक है, लाइक ए इंटरसेक्शन बी। ये यूनियन का उल्टा है। कैसे? यूनियन में हमने क्या किया, ए और बी दोनों को कंबाइन करके लिखा था, बट इंटरसेक्शन में हमारे पास जो सेट ए और सेट बी है उनका जो कॉमन पोर्शन है, ये हमारे पास जो कॉमन पोर्शन है जो दोनों सेट के अंदर आ रहा है, तो वो कंसीडर होता है इंटरसेक्शन में। तो मैं डेफिनेशन वाइज इसको लिख देता हूं, इट इज ए कॉमन बिटवीन ए एंड बी, कॉमन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं बाकी को ऑपरेशन आपको बताता हूं। इस सीरीज में जो हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेशन है डिफरेंस। इसको रिप्रेजेंट करेंगे माइनस से, तो मैं लिखता हूं जैसे a माइनस बी, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब ये होगा सब्ट्रैक्ट और रिमूव एलिमेंट ऑफ सेट बी which is present in set A। ठीक है, तो जैसे कि मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर मेरे पास सेट A है 1 2 3 4 और सेट B मेरे पास है 2 3 7, ठीक है। तो अगर मैं परफॉर्म करता हूं A माइनस बी, इसको हम कैसे पढ़ेंगे कि A में से वो एलिमेंट आप हटा दीजिए जो B के अंदर है। तो B के अंदर क्या है 2, ठीक है, तो 2 मेरा नहीं आएगा, इधर 3 भी नहीं आएगा, तो मेरे पास A माइनस बी का रिजल्ट आएगा, वो आएगा 1 एंड 4, ठीक है। अगर ऐसे ही मैं B माइनस ए कैलकुलेट करूंगा तो B माइनस ए का मतलब होगा कि B में से A वाले एलिमेंट हटा दीजिए, तो B के अंदर A का एलिमेंट 2 है और 3 है, तो यहाँ पे सिर्फ 7 बचेगा, तो ये आ जाएगा। तो यहां से आपने देखा
जो मेरे पास a माइनस बी है वो नॉट इक्वल टू आया b माइनस ए के। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि a माइनस बी इक्वल बी माइनस ए आए, आपने देखा नॉट इक्वल टू बी आ रहा है। और किस केस में ये a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए आएगा, जब दोनों में एग्जैक्ट सेम एलिमेंट होंगे, तो उस केस में हमारा a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए आएगा। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर सेट ऑपरेशन में, वो है कॉम्प्लीमेंट। तो मैं उसको भी एक बार कवर कर देता हूं। कॉम्प्लीमेंट इसको रिप्रेजेंट करते हैं डैश से, लाइक मैं बोलता हूं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा ए लाइक दिस। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस ए, कि यूनिवर्सल सेट में से आप ए के एलिमेंट हटा दीजिए तो आपका ए कॉम्प्लीमेंट बचेगा। मैं एक बार वेन डायग्राम की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे ही मेरे पास ये वेन डायग्राम है, ये रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट, मींस इट कंटेन एवरी एलिमेंट। ओके, तो जैसे ही मैं इसका लेता हूं, ये एक सेट ए है मेरा, ठीक है, तो सेट ए रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट ऑफ सेट ए, बट ए कॉम्प्लीमेंट जैसे कि मैंने बताया ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस ए, तो इस पूरे यूनिवर्सल में से हम ए को रिमूव कर देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास ये बाकी का पार्ट बचेगा। मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, उसके अंदर से मैंने सर्कल कट करके बाहर निकाल दिया, तो मेरे पास जो बाकी का पोर्शन बचा शीट का, वो मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट, मींस आई रिमूव ए फ्रॉम यूनिवर्सल सेट। सो दिस इज ऑल अबाउट सेट ऑपरेशंस। ओके, इसके बाद हमारे पास कुछ रूल्स हैं सेट के रिगार्डिंग, लाइक डी मॉर्गन लॉ। ओके, तो हम उसको पढ़ेंगे। लॉज, तो जो मेरे पास इस सीरीज में पहला लॉ है वो है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है कि अगर मेरे पास एक सेट ए है, अगर मैं उसको फाई के साथ यूनियन करता हूं, ए यूनियन फाई, ठीक है, तो वो हमारे पास ए आएगा। कैसे, अगर मैं कहूं मेरे पास एक सेट ए है, ठीक है, सेट ए के अंदर अगर मैं कुछ भी और एलिमेंट इंक्लूड नहीं करूंगा और उसका यूनियन करता हूं, उसको मिलाता हूं, तो मेरे पास वही सेट आएगा। ठीक है, सेट ए। इसी प्रकार से अगर मेरे पास ए इंटरसेक्शन यूनियन, यहां पर ये कैपिटल यू है, ठीक है, और ये इंटरसेक्शन का सिंबल है, तो जैसे ही मैं इंटरसेक्शन करता हूं यूनिवर्सल से, यूनिवर्सल मतलब पूरा रेक्टेंगल, और उसमें ए का यूनियन मैं करता हूं, तो मेरे पास जो कॉमन पोर्शन है रेक्टेंगल और सर्कल में, तो सर्कल ही आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर भी मेरे पास ए ही आएगा। तो ये जो रूल है इसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, सिमिलर में जो हमारे पास दूसरा रूल है वो है आइडेंटिपोटेंट लॉ। मैं एक बार लिख लेता हूं, आइडेंटिपोटेंट लॉ। तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि हम सेम एलिमेंट को, अगर सेम एलिमेंट से अगर हम यूनियन या इंटरसेक्शन करेंगे तो मेरे पास सेम आएगा। फॉर एग्जांपल ए यूनियन ए, तो दैट इज इक्वल टू ए ओनली। अगर मैं ए का ए के साथ ही यूनियन करूंगा मेरे पास ए आएगा। इसी प्रकार से अगर मेरे पास ए का इंटरसेक्शन हम ए के साथ करेंगे तो भी मेरा आंसर ए ही आएगा। ठीक है, तो जो ये लॉ है ये है आइडेंटिपोटेंट लॉ। ठीक है, मैं इसको अब रब कर देता हूं। इस सीरीज में जो मेरे पास थर्ड लॉ है वो है डी मॉर्गन लॉ। ठीक है,
डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, अगर मेरे पास ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी, और इस पे ऐसे बार है, इसका मतलब इसको अलग अलग करके मेरे को लिखना है, ए यूनियन बी का बार, तो जो ये एक्सप्रेशन है वो इक्वल टू होता है मेरे ए बार इंटरसेक्शन बी बार। ठीक है, इसको मैं कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकता हूँ, कॉम्प्लीमेंट को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है बार के थ्रू। अगर किसी नंबर पे बार है तो वो भी हम ऐसे लिख पाएंगे, लाइक ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। मैं आपको इसको वेरीफाई भी करके दिखा देता हूँ अभी यूजिंग वेन डायग्राम। तो ये मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर मेरे पास दो एलिमेंट है ए और बी। तो ये ए सेट ए है, सेट बी है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे ए के और बी के। अगर ए यूनियन बी मेरे पास ये पोर्शन आ जाएगा कंप्लीट, और इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़ के बाकी का पोर्शन, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये होता है। ठीक है, अब इसके अंदर ये इसके इक्वल कैसे आया, अगर मैं ए का कॉम्प्लीमेंट लूं तो ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा मेरे पास इस सर्कल को छोड़ के बाकी सारा बाहर का। ठीक है, ऐसे ही बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी को छोड़ के, बी के सर्कल को छोड़ के बाकी का सारा पोर्शन, और उन दोनों का अगर मैं यूनियन लेता हूं तो मेरे पास यही रिजल्ट आएगा, ये दोनों सर्कल को छोड़ के बाकी सब। ठीक है, तो हम इसको ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं वेन डायग्राम से, तो ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल होगा। सिमिलर वे अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी का लेता हूं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो वो हमारा जो इक्वल होगा वो होगा यूनियन के इक्वल, जैसे कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो आप इसको भी वेन डायग्राम से इजीली प्रूव कर सकते हैं। रूल नंबर 4 और वी कैन से लॉ 4। ठीक है, डोमिनेशन लॉ। डोमिनेशन लॉ, डोमिनेशन लॉ क्या कहता है, अगर मैं किसी नंबर को, जैसे कि मेरा सेट ए के कुछ एलिमेंट्स हैं, उनका अगर मैं यूनियन करता हूं यूनिवर्सल सेट से, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो यूनिवर्सल सेट आएगा। कैसे, अगर मैं ए एक सेट कंसीडर करता हूं और उसका यूनियन लेता हूं यूनिवर्सल सेट से, मतलब कंबाइन करता हूं, तो वो मिल के पूरा रेक्टेंगल ही बन जाएगा, तो ये इक्वल होगा यू के। इसी प्रकार से अगर मैं इसका इंटरसेक्शन लेता हूं 5 से, मतलब नथिंग, तो वो हो जाएगा नथिंग 5। कैसे, अगर मैं बोल दूं कि सेट ए है और एक सेट बी है जो कि हमारा 5 है जिसके अंदर कुछ नहीं है, अगर उन दोनों में कॉमन बात करूंगा तो कॉमन कुछ नहीं आएगा, तो वो आएगा 5 ओनली, और इसी को बोलते हैं डोमिनेशन लॉ। ठीक है, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। ये मेरे पास दो एक्सप्रेशन है। ठीक है, ऐसे ही जो मेरे पास 5 है, लॉ नंबर 5, वो है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ये क्या कहता है, अगर मेरे पास सेट ए है, ठीक है, और सेट बी है, अगर उन दोनों का यूनियन में इंटरसेक्शन लूंगा तो वो दोनों आपस में इक्वल आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है, इसी प्रकार से अगर ए इंटरसेक्शन बी दैट इज आल्सो इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, तो ये आपस में इक्वल आएंगे। आप इंटरचेंज करके लिख सकोगे तो सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। मैं इसको रफ कर देता हूं। अगला जो मेरे पास लॉ है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसा कि मैं लिख पाऊंगा कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, तो इसको मैं लिख पाऊंगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन
ए इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आपस में इक्वल होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मेरे पास दूसरा जो एक्सप्रेशन है वो है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये हमारा जो इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो हम इसको इस प्रकार से लिख पाएंगे। ऐसे ही जो मेरे पास 8th लॉ है वो है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है, अगर मेरे पास सेम सेट है, जैसे कि सेट ए, अगर ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, अगर मैं सेट ए लेता हूं और उसका कॉम्प्लीमेंट उसको यूनियन करता हूं तो वो मेरा हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, दोनों का कॉम्बिनेशन। ऐसे ही मेरे पास अगर ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ए और ए को छोड़ के जो बाकी का पोर्शन अगर उन दोनों में कॉमन चीज कंसिडर करूंगा तो वो मेरे पास आएगा 5, ठीक है। तो ये हमारा होगा कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो हमने टाइप ऑफ सेट देख लिया, सेट की डेफिनेशन देख ली, और सेट कितने टाइप्स के होते हैं, तो उसके अंदर क्या लॉज होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ लॉज होते हैं, कितने सेट ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो हमारे माइनर टॉपिक्स हैं सेट के अंदर वो हमने कवर कर लिए हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, स्टे विद अस, बाय बाय।